हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। अब हम लोग जो है अपने पार्ट 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसमें? अंडर दी सेक्शन ए। ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, सेक्शन ए का वीडियो है। और पार्ट 4 में हम लोग लेंगे लेक्चर नंबर 1। तो अगर हम पार्ट 4 की बात करें क्या है इस पार्ट 4 में, तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो पार्ट 4 में जो मैंने रखा है वो है आपका इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, स्पेशली रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ इंडिया हो गया, एनिमल रिसोर्सेज हो गया, और फूड रिसोर्सेज हो गया। तो ये सब पार्ट 4 के अंडर में। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के या 20 मार्क्स के बन सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो है वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आएगी कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, एनर्जी, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो, इन सारे कैटेगरी के अंदर सारे के सारे जो है उन्होंने एक तरीके का पूरा सिलेबस ही इस डेफिनेशन में कवर अप कर लिया। लैंड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, ढेर सारे है ना, लैंड सब लैंड के अंदर ही तो है। वाटर के अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं। एनर्जी आपकी हो गई कैसे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि आपकी सन की हो गई, थर्मल वाटर की हो गई, यानी कि हाइड्रो की हो गई। उसके बाद बहुत सारे आपके मिनरल्स मिलते हैं जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक आपके होते हैं। फॉरेस्ट बहुत सारे आपके टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। देन आपकी वाइल्ड। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। अब आपको समझना होगा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या ये हमारे लिए बने हुए हैं या नेचर के लिए बने हुए हैं? तो नॉर्मली ये बने किसके लिए? नेचर के लिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज। जहां बायोटिक वर्ड आ गया तो उसमें आप क्या समझेंगे भाई कि इसमें लिविंग बीइंग से रिलेटेड कोई चीजें, एंड इन अदर वे एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इस तरीके से भी इसको बांट सकते हैं। A resources is anything we get from the environment to meet our needs and wants। तो meet our का मतलब क्या हो गया भाई? ह्यूमन की जो नीड्स है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, हमको इस ढंग से पढ़ना है कि हम ह्यूमन बींग्स के वो किस तरीके से काम आ सकता है बिना नेचर को बिगाड़। देन सम रिसोर्सेज आर डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज, जो भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। देन नेचुरल रिसोर्सेज आर दी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट दैट ऑर्गेनिज्म यूज फॉर देयर सर्वाइवल। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स नहीं हो गए, जितनी भी तरीके के फिशेज हैं, आपके रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, एविस यानी कि बर्ड्स हैं, सब इस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कैसे करते हैं अपने सर्वाइवल। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर आएंगे। देन दे मे बी आइदर बायोटिक यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो गया, और एबायोटिक यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। वाटर हम यूज करते ही हैं, आपको पता है कितने डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस ऑफ वाटर हैं आपके। देन आपका सॉइल हो गया, एयर हो गया और मिनरल्स। द फर्टाइल फर्मलैंड जो किसानों के लिए आपकी होती है is a natural resources that supports food production। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो एक पॉइंट है, ये बहुत बेस्ट पॉइंट है कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो आपके एबायोटिक चीजें हैं, है ना, जो एबायोटिक चीजें हैं उनका हम यूज करके किस तरीके से अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू रख सकते हैं। देन अ फास्ट फ्लोइंग रिवर is an example of potential resources for producing hydroelectricity। है ना भाई, आपको पता ही है कि जो आपके क्या होते हैं, डैम्स होते हैं जो कि बिजली बनाते हैं, वो आपके किसमें, ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में बनते हैं। खासतौर पे हमारे हिमालयाज में जो है वो बहुत सारे आपके डैम बनाए। देन द वाइल्डरनेस एंड माउंटेन्स टू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इसको अपना भी लिखो चलेगा। दे आर ऑफ इनॉमरस एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का मीन्स क्या हुआ कि दैट वाज रिलेटेड टू आर व्हाट, रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस जो बिलीफ है उससे, खास तौर पे इसमें अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या हिंदुज्म की बात करें, तो हमारे हिंदुज्म के अंदर बहुत सारे जो
कह सकते हो कि एस्थेटिक चीज़ें हैं, वो माउंटेन या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। जैसे सबसे आपका बेहतरीन क्या हो गया, केदारनाथ एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए। देन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज दोज पार्ट ऑफ नेचर that can provide goods and services for human, including opportunities for recreation, appreciation और sensitive beauty and disposal of waste। अब जैसे वुड है, उससे आप क्या बना रहे हैं, अपने घरों में वुड को यूज कर रहे हैं। मिनरल्स हैं, कई तरह के मिनरल्स हैं जिससे आपके क्या बनते हैं, मेटल्स बनते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आप लोग यूज कर रहे हैं। Then the natural resources can broadly categorized into थ्री कैटेगरीज। ठीक है, तीन कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। वहां पे आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे भाई कि तीन कैटेगरी में हम लोग ने नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से देखते हैं। और ध्यान रखना, जब आप ये करोगे, मैं बार बार आपको रिपीट करते जा रहा हूँ क्योंकि इसी को आपको फिर क्या करना है, अपने एग्जाम में फॉलो अप करना है कि जब आप ये लिखेंगे तो वहां बगल में फ्लो चार्ट पक्का बनाना। या बार बार बोलने से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके नीचे आपने ऐसे करके एरो दिखा दिए कि भाई उसको हमने जो है तीन कैटेगरी में आपका बांट रखा। ठीक है, अब वो तीन क्या क्या है, सबसे पहला उसको समझते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। वन कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज कंसिस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड बाय द ह्यूमन। रॉ मटेरियल में बहुत सारे अलग टाइप के जो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो इसके अंदर में आएंगे। देन उसके बाद यूजली दीज आर यूज्ड एज इनपुट इनटू द इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल कोल है, कॉपर है, माइका है, ये सब क्या है, सब फैक्ट्रीज में लगते हैं। जैसे आपके कैल्शियम हो गया, सीमेंट बनाने में बहुत यूज होता है आपको। दीज हैव ट्रेडिशनल बिन रिगार्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स। देयर एग्जांपल आर मिनरल्स, ओर, कोल एंड ऑयल। देन सेकंड देखें, the natural environment also provides the essential life support system for human, including what, oxygen to breathe and water to drink। तो भाई ये भी तो नेचर का एक रिसोर्स है, क्या, ऑक्सीजन, वाटर जो हमको मिलता है। देन थर्डली और लास्ट की बात करें, another group of resources comprises parts of environment that can provide service rather than material goods। तो यहाँ पर जो की वर्ड है वो क्या है कि जो नेचर है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इस बार आप क्या ले रहे हैं, यू आर व्हाट, टेकिंग अ सर्विस फ्रॉम द नेचर। दे प्रोवाइड द सम्प इनटू विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ इन जनरल आर डिस्पोज। तो भाई जो भी हमारा डिस्पोजल होता है, आपको पता है कि वापस नेचर में जाता है तो नेचर उसको क्या कर लेता है, डिकम्पोज करता है विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, बैक्टीरिया। ये बात सच है। देन in addition to purification of air, other natural processes such as nitrogen fixation, तो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, लेगुमिनस प्लांट्स आपके होते हैं, ठीक है, जो ये काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर में होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक, आपके लिए काफ़ी कुछ नेचर पहले से काम कर रहा होता है। देन सॉइल फॉर्मेशन है, तो कई तरीके के आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कई तरीके के आपके नेचुरल एक्टिविटी होती है, इसमें सॉइल जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो मेंटेन रहती है। and its fertility are very important for the survival of the human। ठीक। then types of natural resources की अगर हम बात करें तो the natural resources are divided into two categories, जैसे पहले किया था, abiotic and biotic resources। the biotic resources constitute plants, animals, microorganisms, whereas the abiotic resources include non-living materials such as land, soil, water, metal and minerals। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा मैंने और एक एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी वही रिपीटेशन आपका थोड़ा सा मैंने किया। अनदर कॉमन कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और इसी से क्वेश्चन भी अलग से एक बनेगा, तो आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या क्या है और वो कैसे ह्यूमन उनको यूज करते हैं। तो इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और alternatively as flow or stock resources। then अगर renewable resources की बात करें, are those natural resources that can be replaced by nature over a period of time। ठीक है, मतलब कि replaced by the nature, खुद नेचर क्या करता है, उसको रिप्लेस करता है।
लाइक जैसे क्या हो गया भाई, इसमें एग्जांपल दो देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, ट्री, वाइल्ड लाइफ, सॉइल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लगातार ट्री अपना एक लाइफ पूरी करते हैं तो नए ट्री उनको रिप्लेस कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स मरते हैं तो नए एनिमल्स उनको रिप्लेस कर देते हैं। सॉइल लगातार क्या होती रहती है, अपने आप रिन्यू होती रहती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने जीएस के बारे में पढ़ा होगा, क्या आपका एलुवियल सॉइल। एयर, वाटर, सनलाइट आर ऑल्सो व्हाट, एयर, वाटर, सनलाइट आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना गया। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, और दो नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट आर अवेलेबल ओनली इन अ लिमिटेड अमाउंट, एक खास लिमिटेड अमाउंट में है और वो अमाउंट सबका खत्म हो रहा है, एंड आर नॉट इजिली रिप्लेस्ड बाय नेचर, आसानी से नेचर जो है उसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। मेनी ऑफ द प्रोडक्ट यू डिपेंड ऑन एवरी डे आर मेड अप ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे प्लास्टिक टूथब्रशेस, पॉलीस्टरलाइन कप्स, गैसोलीन made from petroleum which is our non-renewable resources and is a fossil fuel। तो आप देख रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हम लोग के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वी आर मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, लगातार नई नई टेक्नोलॉजी में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ही बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अब सबको समझ में आ रहा है कि सबसे अच्छा क्या है भाई, आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक और बनाई गई है अनदर कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एस्थेटिक और एमिनिटी रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया था रिलेटेड टू दी फॉर रिलीजन। इंडिया इज ब्लेस्ड विद लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छी बात है भाई, हमारी इंडिया बहुत अलग अलग वैरायटी से वो है नेचुरल रिसोर्सेज। उसकी वजह क्या है कि अगर आप इंडिया का फिजियोग्राफी देखिए तो इंडिया को जैसे किसमें अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, तो आपका क्या है, पहले आपका हिमालयाज है, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, गैंजेटिक प्लेन है, गैंजेटिक प्लेन्स है। तीसरा क्या है आपका, पेनिनसुलर इंडिया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है आपका, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। और फिफ्थ क्या है आपका, कोस्टल प्लेन्स, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और सिक्स क्या है आपका, आपके आइलैंड्स, जैसे कि जो कहाँ पर है आपके अंडमान निकोबार, सॉरी बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है यानी कि अंडमान निकोबार, और आपका अरेबियन सी में है जैसे कि आपका लक्षद्वीप। तो इसी वजह से इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन दी व्हाट, वेरिएशन इन दी टोपोग्राफ, ठीक है, वेरिएशन इन दी टोपोग्राफ, तो इसलिए आपको ये अलग अलग टाइप के मिलते हैं। देन लैंड एंड वाटर आर टू इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। बिसाइड द कंट्री इज ऑल्सो रिच इन एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स, हमारी कंट्री में बहुत सारा वाटर में भी रिसोर्सेज है और ऐसे ही लैंड पे। देन अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक कंडीशन हैज मेड इंडिया रिच इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, और मैंने आपको बता ही दिया। और ये चीज़ें आप वहाँ पे अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं डिटेल लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें मैं ओरली बोल रहा हूँ तो उसको आप लिखेंगे। और ये आपने जीएस में अपने आपकी जो तैयारी चल रही होगी, मीन्स में आपका जीएस भी है, तो जीएस आप पढ़ ही रहे होंगे, जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो हिमालयाज हो गया, इसमें लिखेंगे आप फिर हिमालय, गैंजेटिक प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न, ठीक। देन इसमें अगर हम पहली बात करें किसकी, लैंड एंड सॉइल की अगर हम बात करते हैं, तो लैंड एंड सॉइल आर यूनिक फिजिकल रिसोर्सेज। लैंड इज अ बेसिक रिसोर्स एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड ग्राउंड फॉर ऑल इकोसिस्टम, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा इकोसिस्टम या बहुत वेराइटी का इकोसिस्टम कहाँ मिलेगा आपको, लैंड इकोसिस्टम में मिलेगा। अभी के लिए ऐसा नहीं, क्वेश्चन में नहीं है। सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी आर वेरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच सस्टेन आर फूड प्रोडक्ट सिस्टम एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ सरफेस, इज सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो सॉइल क्या प्रोवाइड कराता है आपको, एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है प्लांट्स के लिए, एंड प्रोवाइड वाटर नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल ऑल्सो फॉर्म द सबस्ट्रेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप देख सकते हैं कि सॉइल 3-4 चीजें जो हैं वो इंसानों को प्रोवाइड करा, तो ये डिस्क्रिप्शन आप वहां पर सॉइल का लिख कर आएंगे। देन सॉइल ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में मेनली बांटा है। पहले कौन सी है, सबसे पहली सॉइल जैसे आप देख रहे हैं, फर्टाइल सॉइल, दीज आर एरेबल एंड कल्टिवेटेड सॉइल, और सबसे बेस्ट एग्जांपल फर्टाइल सॉइल में आप करेंगे एलुवियल सॉइल। तो जो आपका क्या है,
ये क्या कहते हैं, यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। तो यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्या है, बहुत अच्छी क्या है, एल्यूवियल सॉइल बिछी हुई है। क्यों? क्योंकि एल्यूवियल सॉइल जो है हमेशा कौन लेके आती है, हिमालयन रिवर्स लेके आती है। जैसे हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है आपने पढ़ी होगी अपने जनरल स्टडीज में, जैसे इंडस हो गया, उसके उसकी ट्रिब्यूटरी क्या होगी, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, ऐसी आपकी गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब ढेर सारा क्या लेके आते हैं, एल्यूवियल सॉइल लेकर आते हैं। देन उसके बाद दूसरी देखिए आप, ब्लैक सॉइल, देन रेड सॉइल बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। पोटेंशियली एरेबल सॉइल, दूसरा जो आपकी कैटेगरी बात रखी है उन्होंने, क्या बात रखी है, पोटेंशियली एरेबल सॉइल, दिस इंक्लूड सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी क्या बांटी है, देखिए, सॉइल विच आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं लैटराइट, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल, मतलब इसमें कमर्शियल फार्मिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, आप लोग लिखेंगे commercial farming are not practically possible. Commercial farming is not practically possible. देन उसके बाद अगर एक थोड़ा सा इसका एक इंट्रो ले लें, सब सॉइल का आप वहाँ पे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में, मेंस में। एल्यूवियल सॉइल कवर 78 मिलियन हेक्टेयर्स, अबाउट 24% ऑफ द टोटल इंडियन जो लैंड एरिया है। ऑकर्स इन, मैंने जैसे बताया अभी आपको, इंडो गंजेटिक प्लेन, वैली ऑफ नर्मदा, तापी इन मध्य प्रदेश, और कावेरी इन तमिलनाडु। वहाँ लिखना जरूर देखो, दिस सॉइल आर कंसिडर वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, वीट, राइस, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, पोटैटो एंड शुगर। देन ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, कवर्स अबाउट व्हाट 51 ये आपका हेक्टेयर, मतलब मिलियन हेक्टेयर, आर फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और ब्लैक सॉइल की अगर बात करें किस चीज़ के लिए अच्छी होती है, कॉटन आपका हो गया, सीरियल्स आपका हो गया, पल्सेस, ऑयल सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख कर गई। देन रेड सॉइल की बात करते हैं, ये 51 है आपका, और कहाँ पे, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, महाराष्ट्र, और एपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट। और रेड सॉइल किसी के लिए फेमस होती है, आपकी राइस के लिए बड़ी अच्छी है, मिलेट्स के लिए अच्छी है, टोबैको के लिए अच्छी है, और वेजिटेबल। देन लेटराइट या लेट्रिक सॉइल की बात करें तो ये खाली 12.6 मिलियन हेक्टेयर में है। लेटराइट सॉइल आर कॉमन इन लो हिल्स ऑफ आंध्रा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम, ठीक है। वहां पर ये चीजें लिखकर आप आ गए। देन अगला जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मेन तौर पे देखें क्या, वाटर। तो ओशन कंटेन 97.2% ऑफ टोटल वाटर, बट ये कैसा वाटर है आपका, ये आपका सेलाइन वाटर है, तो नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर एज वेल नॉट यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वाटर वेयर एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स 2.5%। तो ये जो आइस कैप्स हैं इनके पे जो वाटर जमा है वो क्या है आपका, फ्रेश वाटर, ठीक है। वो क्या हुआ आपका, फ्रेश वाटर हुआ। Together, these two resources account for more than 99% of total water on the earth, but both these resources are generally not of much use to human beings. The share of groundwater जो कि ज़्यादातर हम यूज करते हैं वो सिर्फ देखो कितना है, 0.31%। आप इमेजिन कर सकते हो कितना कम है। जब ये डाटा आप लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर की नजर तुरंत जाएगी। वेरएस रिवर और स्ट्रीम्स में जो है वो कितना फ्रेश वाटर है जो बहती है आपकी, गंगा हो गया, यमुना हो गया, पूरी दुनिया का 0.0001% ऑफ द टोटल है, सोचिए। देन इंडिया रिसीव्स एनुअली 4000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर थ्रू प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ध्यान रखना हमारे यहाँ बड़ा अच्छा क्या आता है, ये मॉनसून का कॉन्सेप्ट है, और हमारे यहाँ मॉनसून जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून को आता है, और लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि लगभग हमारा मानसून का जो पीरियड है इंडिया में वो 4 to 5 मंथ्स का होता है। और बड़ी जबरदस्त जो होती है वो क्या होती है, बरसात। तो देखिए जैसे लिखा भी है, अबाउट 80% ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल इज मेनली फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, जिसकी मैं बात कर रहा था, जून टू सितंबर, फॉलोड बाय नॉर्थ वेस्ट मानसून इन नवंबर, दिसंबर। देन इट वेरी फ्रॉम एज 100 mm इन वेस्ट राजस्थान, एज हाई 900 mm इन मेघालय, ठीक है। तो वेस्टर्न राजस्थान में जो है वो इतना मिलता है, लो कितना 100 mm का, जबकि मेघालय जहाँ बहुत ज़्यादा मौसम ग्राम में बरसात होती है वहाँ 9000 mm तक क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। इसलिए तो आप सुनते आ रहे होंगे एक आपका बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, व्हाट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। ये भी आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट नया चल रहा है।
Then monsoon rainfall is the terrain in intensity that result in tremendous runoff, result in soil erosion. ठीक है। देन थोड़ा अगर अब जब पानी की बात करें तो रिवर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए किसकी बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की। तो ये आपके फिजिकल जोग्राफी का, इंडियन फिजिकल जोग्राफी का पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम का। तो रिवर्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला है हिमालयन रिवर्स, उसके बाद इसमें दे नहीं रखा है लेकिन पेनिनसुलर रिवर, तो ब्रॉडली तो इस तरीके से डिवाइड करके। तो ध्यान रखना ज्योग्राफी में दो तरीके के क्लासिफिकेशन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दे रखे हैं। एक क्लासिफिकेशन है जिसमें ये कहा गया है कि एक तरफ क्या होंगे आपकी हिमालयन रिवर्स को रखो और एक तरफ आप रखो पेनिनसुलर रिवर को। कि एक क्लासिफिकेशन कई किताबों में इस तरीके से। तो हिमालयन रिवर में जब हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, जैसे कि आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया और आपका इंडस हो, और फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। और अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वो सब किस में आ गई, पेनिनसुलर रिवर में आपकी आ गई। फिर एक जो क्लासिफिकेशन कई बुक्स में दे रखा है वो है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो जाती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और दूसरी आपकी कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन रिवर्स का हमारे यहाँ कर रखा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैप के थ्रू दिखा दूं आपको, थोड़ा सा आपका एक इमेजिनेशन आ जाएगा। थोड़ा मैप भी बनाना सीख लो भाई आप लोग, ठीक है। तो जैसे आपकी यहाँ से आपकी क्या है, इंडस है, ये क्या कौन सा हो गया हमारा, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर होगी आपकी, इंडस, ठीक है। उसके बाद हमारी जो गंगा रिवर है, यहाँ से यूपी, यूपी से बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आपका बांग्लादेश। फिर इधर से आपकी ये कौन सी हो गई, गंगा रिवर आपकी हो गई। फिर यहाँ से कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्रॉस ऑन करते करते कहाँ, फिर आपकी बांग्लादेश, ठीक। फिर आपकी यहाँ से उत्तराखंड से एक और रिवर निकलती है, कौन सी, यमुना, और ये आपकी यहाँ पे जाके ये कौन सी जगह है भाई आपकी, प्रयागराज। तो पहले क्या बोलते थे उसको, इलाहाबाद बोलते थे। तो कई रिवर्स जो है आपकी वो यमुना में आके एमपी से मिल रही होती है। तो ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया। तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया का हो गया। ऐसी आपकी हम बात करें किसके, साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया के ड्रेन सिस्टम की। तो यहाँ पे आपकी ये गोदावरी हो गई, या आपकी कावेरी हो गई, या आपकी कृष्णा हो गई। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर क्या है, नर्मदा आपकी हो गई, फिर तापी आपकी हो गई। इस तरीके से आपका वाटर रिसोर्सेज जो है इंडिया का डिवाइड, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं एक रिवर का डायग्राम दे रखा है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ये आपकी मेजर रिवर बेसिन सिस्टम है कि इंडस का जो है उसका जो ओरिजिन पॉइंट हो गया, फिर गंगा का हो गया, ब्रह्मपुत्रा का हो गया, और लेंथ इन किलोमीटर में, ठीक है, और कैचमेंट एरिया जो इससे फायदा ले। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज करेंगे, फिर उसके बाद अगले सेक्शन में, क्योंकि वीडियोस छोटे रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं भाई। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड एंड एनर्जी कंजप्शन। और जरूरी भी है कि जिस कंट्री का कहते हैं जितना ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, हाई होता है, उसका हम मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी क्या हो रही है, ज़्यादा। पर फिर उस कंट्री के लोग पॉल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं। द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन एंड जीएनपी या कंट्री आर इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो कंजम्पशन एनर्जी का सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा होगा आपको, ये कोल का दिख रहा होगा, ठीक है। कोल के बाद पेट्रोलियम का दिख रहा है। तो कोल हमारे यहाँ इंडिया की अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया में आज भी जो 70% इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो किससे बनती है, थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। अब ये क्या बना भाई, थर्मल पावर प्लांट, कोयले को उबालते हैं, सॉरी कोयले को गर्म करते हैं, उससे पानी को उबालते हैं, उससे भाप बनती है, और उससे टरबाइन घुमाते हैं, उससे बिजली बनती है। फिर पेट्रोलियम आपका हो गया, फिर आप देख ही रहे हैं बाकी के नेचुरल गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर। कोल हैज बीन एंड विल बी वन ऑफ द मेजर एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन फिर कार्बन का इमिशन भी सबसे ज़्यादा कोल ही करता है, बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी एंड चीपर कॉस्ट। इट इज़ मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे करते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिनरल्स रिसोर्सेज जो है उससे शुरुआत